हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक बीकर लेते हैं जिसमें हमने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर लिया है और उसमें एक सोल्यूट ऐड कर दिया है। जब हम सोल्यूट ऐड कर लेते हैं तो क्योंकि हमारा सोल्यूट सॉलिड है तो ये जनरली सबसे पहले नीचे बैठ जाएगा। कुछ देर के बाद ये सोल्यूट अपने आप डिफ्यूज़ होके इस सॉल्वेंट में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से जो ये सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। प्रोसेस बाय विच सोल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। लेकिन कुछ देर के बाद जो यही सोल्यूट पार्टिकल्स जो अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये अब वापस आएंगे एक दूसरे के साथ कोलाइड करके और वो वापस सोल्यूट बनाएंगे जो अनडिसॉल्व्ड था, और इस प्रोसेस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। इनिशियल स्टेज में जो डिसोलेशन प्रोसेस होगी वो फास्टर होगी और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होगी वो स्लोअर होगी। इसलिए कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा बनेगा जब जो रेट ऑफ डिसोलेशन है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर बनेगी। उस स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर होता क्या है? उस इक्विलिब्रियम स्टेज पर जितने मॉलिक्यूल्स सॉलिड से लिक्विड में हो रहे हैं, यानी कि डिसोलेशन जो कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 मिनट में 10 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे हैं। सेम 1 मिनट में 10 क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल जो होंगे वो वापस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। इस तरह से इस प्रोसेस में डिसोलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट जो होगा बराबर रहेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, अगर ये रेट बराबर है तो इस स्टेज पर जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और जो सॉल्यूशन इस समय बनेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मोर ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है। एक्चुअली अगर हम इस प्रोसेस को देखेंगे, यहाँ पर डिसोलेशन भी हो रहा होता है, क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन उन दोनों का रेट बराबर रहता है, इसलिए कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की है वो कांस्टेंट रहती है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग इसी टाइम पर डिफाइन करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन, जो यूजुअली 100 ग्राम होता है, ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन अगेन करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया था वो सॉल्यूशन जो था उसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया था। इस सॉल्यूशन में 100 ml किसका लिया था हमने? 100 ml ऑफ वाटर लिया था, और उस 100 ml ऑफ वाटर में हमने ऐड किया NaCl। तो जब हम NaCl ऐड करेंगे, पहले 2 ग्राम ऐड करेंगे, फिर 4 ग्राम ऐड करेंगे, फिर 8 ग्राम, इस तरह से डालते डालते जाएंगे तो हम लोग देखेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 28 ग्राम। यानी कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी जो वाटर में है वो 28 है। 28 सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ 28 ग्राम्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 है, तो 100 ml 100 ग्राम्स के बराबर होगा। ऐसा सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जिसमें 28 ग्राम प्रेजेंट होंगे 100 ml में, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड को लिक्विड में अफेक्ट करते हैं?
सबसे पहला फैक्टर होता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी कि कौन से सॉलिड को हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं और कौन सा सॉल्वेंट हमने लिया है। सबसे पहले आपने याद रखना होगा कि जितने भी सॉलिड्स यहाँ पर है, हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ा है, जितने भी सॉलिड्स है दे हैव ए डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मान लेते हैं हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है ए बी, तो अगर यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, उसके बाद बी नेगेटिव होगा, उसके बाद ए पॉजिटिव होगा, उसके बाद बी नेगेटिव। जब हम वाई एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ पहले बी नेगेटिव आएगा, फिर आएगा ए पॉजिटिव, फिर आएगा बी नेगेटिव, फिर आएगा ए पॉजिटिव, फिर यहाँ पर ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और यहाँ पर फिर नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ऑल डायमेंशंस होता है, जिसकी वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रांग होते हैं। जब हम लोग इस सॉलिड को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइप के फोर्सेस ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो सॉल्वेंट में फोर्सेस होते हैं उनको A' फोर्सेस कहा जाता है, जो सोल्यूट में फोर्सेस होते हैं उनको B' फोर्सेस कहा जाता है। अब जब हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नया फोर्स बनेगा जिसको हम लोग A' फोर्स कहेंगे। यहाँ पर ये हो गए सॉल्वेंट के फोर्सेस, B' जो हो गए वो सोल्यूट के फोर्सेस हो गए, A' जो है वो हो गए सॉल्वेंट और सोल्यूट के फोर्सेस। जनरली जब किसी भी सॉल्वेंट को हम लोग सोल्यूट में डिसॉल्व करते हैं तो जो A' फोर्सेस हैं दे शुड बी स्ट्रॉन्गर दैन A' फोर्सेस और एज वेल एज B' फोर्सेस। अगर ऐसा है तभी वो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि जो A' फोर्सेस है उनका स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी फोर्सेस हैं वो बेटा ब्रेक होने के लिए। इन जनरल हमने देखा है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो नॉन पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब होता है जिनके ऊपर चार्ज डेवलप हो। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को हम लोग HOH से डिजिग्नेट करते हैं। जैसे हमारे पास HCl है, यहाँ पर O का चार्ज डेल्टा नेगेटिव होता है, H का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव होता है और इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पर भी इसका चार्ज डेल्टा नेगेटिव, इसका चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे सॉल्वेंट्स को पोलर सॉल्वेंट्स कहा जाते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास एसीटोन होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म होगा या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहा जाता है। अब देखा गया है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व। ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे डिसॉल्व नहीं हो सकते। कुछ आयनिक कंपाउंड जो है, जो कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो है वो भी डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे अल्कोहल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड बेसिकली बना होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के बाद से। जो ये सोडियम आयंस हैं इनको वाटर का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा और दोनों साइड में यहाँ H, यहाँ H, इस साइड में भी ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को बेटा जब एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्जड आयन को वाटर मॉलिक्यूल या एक पोलर मॉलिक्यूल सराउंड करता है, इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो इसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। जो ये हाइड्रेशन है, यहाँ पर मैंने दिखाया है कि वाटर सोडियम आयन जो है उसके सराउंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसको सराउंड कर रहे हैं और इसको अपनी ओर खींच रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग क्लोराइड आयंस देंगे तो वहाँ पर बेटा इसका अपोजिट चार्ज होगा। वहाँ पर हाइड्रोजन विल बी नियरर द क्लोराइड आयंस और ऑक्सीजन जो होगा वो इससे दूर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, उसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये इस साइड में भी होगा और ये इस साइड में होगा। इस तरह से सोडियम और क्लोराइड आयंस तब तक अलग रहेंगी जब तक बेटा वाटर रहेगा। और वाटर कौन सी एनर्जी सप्लाई करता है? हाइड्रेशन में। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि स्लाइड डिसॉल्व लाइक थ्योरी की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड
इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वाटर एज कंपेयर टू ग्लूकोज या सुक्रोज। देखा गया है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 5.3 मोल्स पर लीटर है, जबकि ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी जो है, शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो 3.8 मोल्स पर लीटर है। दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। जनरली हमने देखा है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, इसके लिए बेटा दो फैक्टर्स है। सबसे पहले वो प्रोसेसेस जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी और दूसरी प्रोसेस है जहां पर बेटा एंडोथर्मिक। सबसे पहले हम लोग एंडोथर्मिक कहेंगे। जब हम लोग एक सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इस केस में क्योंकि डेल्टा एच का वैल्यू जो है, यहाँ ये डेल्टा एच है, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और ली शटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो रिएक्शन हमेशा बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस में होगी, यानी कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो वापस कन्वर्ट होगा इनटू सॉल्वेंट और सोल्यूट में। उसका मतलब हुआ इस सॉल्यूशन में जहां पर ये प्रोसेस होगी उस प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होगी। इसलिए अगर हमें इस प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा हो रही है और हमें इस प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है तो क्रिस्टलाइजेशन हो तो हमें बेटा टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। इसीलिए कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। सिमिलरली अगर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि वहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। और ली शटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम लोगों को सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमें टेम्परेचर को कम करना होगा। क्यों? क्योंकि जिस साइड में अगर आप उसको हीट करेंगे तो बेटा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए अगर हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि हमें डिसोलेशन करना है, मोर ऑफ द सोल्यूट करना है, तो हमें टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा। नाउ कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और प्रेशर का जनरली इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसमें सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स पढ़ेंगे। जब भी हम लोग किसी भी गैस को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो वो प्रोसेस होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पर हीट इवॉल्व हो जाए, यानी कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा और उस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होगी। तो ली शटलर प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दोज शुड बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर्स। इसलिए लो टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को लो रखेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है अब गैस जो है वो बेटा उस समय इंक्रीज होगी, या वाइस वर्सा अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जिनको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं उनको हम लोग लो टेम्परेचर पर रखते हैं। दूसरा इफेक्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड्स पर कोई फर्क नहीं है, यानी कि जब हम एक सॉलिड को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम लोग एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। इनफैक्ट प्रेशर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस पर। इस चीज़ को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम ए है और दूसरी डायग्राम बी है। डायग्राम ए में जो है वो प्रेशर P1 है और डायग्राम 2 सेकंड में जो प्रेशर है वो बेटा P2 है। यहाँ पर आपने देखा है कि जो प्रेशर P1 है वो P2 से कम है। अगर प्रेशर कम है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है और हमने 11th क्लास में पढ़ा है बॉयल्स लॉ V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसलिए अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए वेपर फेज में वो ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोग
सेकंड डायग्राम बी डायग्राम में जाते हैं तो वॉल्यूम बेटा कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा। और हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं इन डायग्राम ए जो गैसेस मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज हैं वो ज़्यादा है, लेकिन गैसेस फेज सेकंड में जो डायग्राम बी है उसमें कम है। इसका मतलब हुआ जब हमने प्रेशर बढ़ाया मोर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो सोल्यूशन के अंदर चले गए हैं, यानी कि उनकी डिसोल्यूशन हो गई है। इसीलिए जितना जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को सबसे पहले स्टडी किया हेनरी ने और उसने एक लॉ दिया और उस लॉ का नाम रखा गया हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होती है, यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होती है। क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट में चेंज करेंगे। सो P विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं और KH को हम लोग हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी ने अपने नाम रखा कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है आगे इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि हेनरी कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसलिए अगर हम लोग इस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस को रिप्लेस करेंगे मोल फ्रैक्शन से तो तब हमारी इक्वेशन जो है ये S गैस के बदले में हम लोग यूज करेंगे काई गैस। तो हमारा प्रेशर जो है वो P गैस ही रहेगा, KH जो है वो KH ही रहेगा, लेकिन जो S है वो काई में कन्वर्ट होगा और इसलिए हमारी इक्वेशन बनेगी प्रेशर विल बी इक्वल टू KH इंटू जो काई इंटू G। तो ये हमारी इक्वेशन है इसके लिए हेनरीज लॉ के लिए। अब क्वेश्चन होता है कि हेनरीज कांस्टेंट होता क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो हेनरीज कांस्टेंट है वो फंक्शन ऑफ द गैस है, यानी कि फंक्शन ऑफ द गैस का मतलब होता है उसका वैल्यू हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा। नाइट्रोजन के लिए उसका वैल्यू अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा। दूसरी बात, ये पहला था। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना भी KH का वैल्यू हायर होगा उतनी बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो होगी वो कम होगी। क्यों? हम लोग ये रिलेशन से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन है जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू KH इंटू काई G, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। इसका मतलब हुआ KH जो है वो P अपॉन काई G होगा। अगर मैं प्रेशर को हटा दूं, प्रेशर मान लो कांस्टेंट है, तो K विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन काई G, यानी कि जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अगर KH ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कम है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ द गैस इन लिक्विड है वो कम है। इसीलिए आपने याद रखना जितना जितना KH बढ़ता जाएगा उतनी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। KH का यूनिट क्या होगा? तो P जो है दैट इज इक्वल टू KH इंटू काई G। तो प्रेशर का यूनिट जनरली या तो एटमॉस्फेयर होता है या तो बार होता है। चलो मान लेते हैं हम लोग प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर करेंगे। KH का यूनिट हमने निकालना और काई जो है वो मोल फ्रैक्शन है, दैट इज रेशियो ऑफ मोल्स, और रेशियो ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। इसलिए KH के वही यूनिट्स होंगे जो यूनिट प्रेशर के होंगे। तो इसलिए प्रेशर को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में मेजर करेंगे तो KH का यूनिट एटमॉस्फेयर होगा। KH को अगर हम लोग बार में मेजर करेंगे तो KH का यूनिट बार होगा, और अगर टॉर में यूज करेंगे तो KH का यूनिट बेटा टॉर होगा। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ KH पढ़ेंगे। KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। तो इसका मतलब हुआ जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगी। इसका मतलब फिर अगेन हुआ कि अगर बेटा हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो बेटा डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपने याद रखना दोनों टेम्परेचर के साथ भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और इंक्रीज इन KH के साथ भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ताकि वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाए, और दूसरा हम लोग उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। एक और एप्लीकेशन हेनरीज लॉ की है। जनरली हमने देखा है कि जो माउंटेनर्स और क्लाइंबर्स हैं जब वो हायर आल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो वहाँ पर वो अपना कोऑर्डिनेशन जो उनका होता है और जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बेटा कम हो जाती है। इसका रीज़न एक है
क्योंकि जितना जितना हम लोग अल्टीट्यूड पर, हायर अल्टीट्यूड पर जाएंगे, उतना पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो जाता है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की लेवल बेटा कम हो जाती है, और इसलिए उसकी वजह से हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। उस कंडीशन में जो वो क्लाइंबर्स हैं, या जिनको हम लोग माउंटेनियर्स भी कह सकते हैं, वो प्रॉपरली ना तो थिंक कर पाते हैं और ना ही प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। इस कंडीशन को एक बीमारी का नाम दिया जाता है, और उस बीमारी को बेटा हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। अब इसी के बेस पर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉटल ऑफ कोका कोला इज 4 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है, पी गैस है, वो बेटा 4 एटमॉस्फेयर है एट 25 मिनट। हमें कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी, यानी कि हमें सॉल्युबिलिटी पता ही नहीं है इस कंडीशन में, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है KH, उसका वैल्यू बेटा यहाँ पर है। ऑलरेडी हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होती है दैट इज इक्वल टू KH इंटू P। तो सॉल्युबिलिटी किसके बराबर बनेगा? KH का वैल्यू हमें दिया है, KH का वैल्यू है 3.3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, इट इज मोल पर लीटर, और प्रेशर का वैल्यू जो दिया गया है दैट इज 4 एटमॉस्फेयर, यहां लीटर एटमॉस्फेयर है। अब यहां पर एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 4 3 are 12, 4 3 are 12 और 13, ये 13.2 एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, तो मोल पर लीटर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे दैट विल बी इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये इस साइड में आएगा, तो ये बन जाएगा 0.132 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का मतलब होता है बेटा मोलैरिटी, यानी कि इसकी मोलैरिटी जो है 0.132 है। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 grams of ethane is 1 bar. If the solution contains इतना ethane, calculate the partial। यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग केसेस हैं बेटा। एक में पहले ईथेन की कंसंट्रेशन अलग दी गई है, फिर कुछ देर के बाद उसकी कंसंट्रेशन अलग की गई है, इसलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो मास है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी, इथेन की जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेन जो है वो है 6.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 ग्राम्स, और उस समय जो प्रेशर ऑफ इथेन है इन ओवर द सॉल्यूशन वो बेटा 1 बार है। दूसरे केस में जब हम लोग केस सेकंड करते हैं तो उस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेन जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? 5.0 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 ग्राम्स, और हमें उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन कैलकुलेट करना है, यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो KH इंटू पी गैस होती है, ये केस 1 बनेगा। यहाँ पर केस फर्स्ट के लिए, केस सेकंड के लिए दैट विल बी इक्वल टू KH इंटू अगेन PG। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जो KH होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस होता है, दोनों जगह ये इथेन है, इसलिए यहाँ का KH और यहाँ का KH सेम होगा। इसलिए इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए अगर हम लोग S1 डिवाइड बाई S2 करेंगे दैट विल बी प्रेशर ऑफ द गैस इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ द गैस इन सेकंड केस। यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, विच फर्दर इम्प्लाइज हमें प्रेशर ऑफ द गैस इन सेकंड केस में निकालना है, क्योंकि फर्स्ट केस में दिया गया है। सो प्रेशर ऑफ द गैस इन सेकंड केस विल बी इक्वल टू, ये यहाँ लाएंगे
that will be pressure of the gas in first case multiplied by S2 divided by S1। तो प्रेशर ऑफ द गैस इन फर्स्ट केस कितना है वो यहां पर हमने लिखा है, वो है बेटा 1 बार इनटू सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी है इन द सेकंड केस, दैट इज 5.0 इंटू 10 रेज पावर -2 है, डिवाइडेड बाय, ये ग्राम है, डिवाइडेड बाय प्रेशर इन द फर्स्ट केस वो है 6.5 इंटू 10 रेज पावर -2 ग्राम्स। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.0 डिवाइडेड बाई 6.2 बार। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं जो रफली अराउंड 0.76 बार्स के बराबर आता है। इसी तरह से हमारे पास अब एक और न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल यहां पर इफ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहां पर हम लोग लेते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हमें दिया गया है 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 ग्राम्स। हम लोग मान के चलते हैं कि प्योर वाटर है और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1.0 ग्राम पर ml कंसिडर की जाती है फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। ये होगा हमारे पास वाटर। उसके बाद कहा गया है कि मोल्स exerts a partial pressure। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना है 0.987 बार्स और KH का वैल्यू जो दिया गया है दैट इज 76.48 किलो बार्स एट सेम टेम्परेचर दैट इज 290। तो किलो बार्स को सबसे पहले अपने बार्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज 76.48 इंटू 10 रेज पावर 3 बार्स। अब हमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है दैट इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हमें प्रेशर भी दिया गया है, हमें KH भी दिया गया, तो हम लोग बेटा मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू PG अपॉन KH। PG इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो 0.987 है और KH का वैल्यू 76.48 इंटू 10 रेज पावर 3 बार्स है। ये भी बार है और यहाँ पर भी बार, बार और बार कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बेटा इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है वो 1 पॉइंट रफली अराउंड 29 इंटू 10 रेज पावर -5 मोल्स आता है। मोल फ्रैक्शन रेशो है तो इसके बराबर आएगा। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कितने मिलीमोल्स आएंगे, तो मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे हमें मोल्स मिलेंगे। हम लोग करेंगे लेट n इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर। हम लोग मान के चलते क्योंकि हमें n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहां लिखेंगे जो प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो होंगे दैट विल बिकम इक्वल टू वाटर का मास कितना हमने लिया 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू 18 और ये वैल्यू आएगा बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 55.55 ये वैल्यू आएगा। अगर इतने मोल्स वाटर के हैं तो तब हमारे पास एक डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन का
मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एक सोल्यूट है और सोल्यूट जो लॉ है यहाँ पर वो डाइल्यूट सोल्यूशन में होता है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि जो N2 है दैट इज फार फार लेस देन N वाटर, इसलिए हम लोग मान के चल सकते हैं कि N2 प्लस N वाटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से लेंगे तो उसका मतलब हुआ ये बनेगा N2 कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो फिर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है, आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है वो बेटा ये वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1.29 इंटू 10 रेज पावर -5 इज इक्वल टू N2 divided by number of moles of water that is 55.5, which implies N2 will be equal to किसके बराबर होगा 55.5 इंटू 1.29 इंटू 10 रेज पावर -5 इंटू इंटू यहाँ नहीं करेंगे, इक्वल यहाँ पर बराबर करेंगे। पहले जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो रफली अराउंड आएगा 71.59, हम लोग 59 के बदले में 60 लिखेंगे इंटू 10 रेज पावर -5 मोल्स, दैट विल बी इक्वल टू 71.60 इंटू 10 रेज पावर -2 मिली मोल्स। तो ये बेटा इसका आंसर आएगा।